नमस्ते मित्रजनों। फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन थिएटर में काफी चर्चा में है। ये शायद फाइनल डेस्टिनेशन का आखिरी सीजन है, तो क्या है इसमें, चलिए देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आयरिस से, जिसका पति पॉल उसे प्रपोज करने के लिए शहर में खुले एक नए स्काई टॉप रेस्टोरेंट में लेके जाता है। आयरिस वहां जाती है। उसे ऊंचाई से काफी डर लगता है। पहले तो उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिलती, पर फिर वो चुपके से किसी तरह भीड़ में मिक्स होकर अंदर घुस जाते हैं। लाइव बारबेक्यू के साथ साथ लाइव म्यूजिक भी चल रहा होता है और पूरा फ्लोर कांच का बना होता है। सभी काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। आइरिस पॉल के साथ रेस्टोरेंट के और भी टॉप पे जाती है। वहां पॉल उसे प्रपोज करता है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। पॉल और भी खुश हो जाता है। तभी पास खड़ा एक बच्चा कॉइन्स नीचे फेंक रहा होता है। उसे वहां की सिक्योरिटी ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। बच्चा रुक जाता है, पर सिक्योरिटी के जाते ही वो फिर से कॉइन्स फेंकने लगता है। एक कॉइन जाके सेंट्रलाइज्ड एसी के फैन बेल्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे फैन बेल्ट टूटने लगता है और एसी का गैस लीक होने लगता है। और दूसरी तरफ जहां डांस फ्लोर पे लोग नाच रहे होते हैं, वहां एक नुकीले कांच के झूमर का एक टुकड़ा फ्लोर पे गिर जाता है। कुछ ही देर में फ्लोर पे क्रैक आना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में फ्लोर टूट के गिर जाता है। सभी लोग गिर के मर जाते हैं। जो लोग फ्लोर पे नहीं थे, एसी की हवा लीक होने की वजह से बारबेक्यू की आग चारों तरफ फैल जाती है। कुछ लोग उससे मर जाते हैं। कुछ लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं, पर लिफ्ट ओवरलोड हो जाता है और वो भी गिर जाता है। अब वहां कुछ लोग ही बचे होते हैं, विलियम नाम का एक बच्चा, आइरिस और थोड़े बहुत कुछ लोग। रेस्टोरेंट का आधा हिस्सा लटका हुआ होता है और एक हिस्सा स्टेबल होता है। स्टेबल वाले पे आइरिस और वो बच्चा होता है और बाकी लोग टूटे वाले हिस्से पे लटके होते हैं। और एक पंप ऑर्गन बीच में होता है, जिसकी वजह से टूटा हुआ हिस्सा स्टेबल रहता है। पर तभी वो कॉइन पंप ऑर्गन पे आता है और वो टूटे हिस्से की तरफ गिर जाता है और बाकी के लोग भी मर जाते हैं। अंत में आइरिस एक हाथ से बच्चे को पकड़ के लटकी हुई होती है। आइरिस की रिंग एक खंबे में फंसी हुई होती है, पर धीरे धीरे वो रिंग निकल जाती है और आइरिस और वो बच्चा भी नीचे गिरते हुए जाते हैं। आइरिस नीचे गिरते हुए खंबे की नुकीली तरफ से चीरते हुए गिर जाती है। तभी स्टेफनी, आइरिस की पोती, जोर से चीखने की आवाज आती है और पता चलता है कि ये सब वो सपना देख रही थी। स्टेफनी जाके अपनी रूममेट को बता रही होती है कि उसे पिछले 2 महीने से अपनी नानी का यही सपना आ रहा है, जबकि वो कभी उनसे मिली भी नहीं है। उसकी रूममेट उससे कहती है कि अपने घर जाओ और पता लगाओ कि क्या सीक्रेट है, तब शायद सपने आने बंद हो जाए। वो घर पहुंचती है और पिता और उसके भाई चार्ली से मिलती है। उसका भाई उसे देख के कुछ खास खुश नहीं होता। वो कहता है वो अपने कजन्स एरिक और बॉबी से मिलने जा रहा है। स्टेफनी कहती है वो भी जाना चाहती है। फिर वो उसके साथ जाती है। उसे देख के उसके कजन्स भी खुश नहीं होते, पर उसकी आंटी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो हमेशा से पढ़ने में होशियार होती है। तो उसके कजन्स उससे चिढ़ते हैं और वो अपनी पढ़ाई में बिजी होने के कारण किसी से बात भी नहीं कर पाती। फिर वो अपनी आंटी से पूछती है कि आपको नानी के बारे में क्या पता है। उसके अंकल भी वहां आ जाते हैं। वो स्टेफनी से कहते हैं कि उन्हें नानी के बारे में कुछ नहीं पता। उन लोगों ने उनसे रिश्ता बहुत पहले खत्म कर दिया है, क्योंकि वो एक पागल औरत थी और वो हमेशा उन्हें अलग अलग तरीके से मौत के कारण बता के उन्हें डरा के एक जगह बंद करके रखती थी, और उनसे दूर जाने के बाद भी वो हमें ऐसे ही लेटर्स भेजती थी। और यही कारण है कि स्टेफनी की माँ की भी दिमागी हालत ठीक नहीं थी और वो उन्हें छोड़ के चली गई थी। ये क्या है कि अंकल चला जाता है। फिर रिक्वेस्ट करने पे उसकी आंटी कहती कि नानी का एक लेटर नीचे पड़ा हुआ है। स्टेफनी जाती है और लेटर से नानी आइरिस का एड्रेस निकाल के वहां पहुंचती है। वो देखती है वो एक बहुत ही अजीब से घर में रहती है, जहां जाने के लिए उसे पहले बताना पड़ता है कि वो कौन है, और फिर उसके जेब में जो भी चीजें होती है वो बाहर रख के अंदर जाती है। नानी उससे मिलती है। स्टेफनी बताती है कि उसे कुछ महीनों से सेम सपना आ रहा है। फिर नानी उसे बताती है कि उस दिन स्काई टॉप रेस्टोरेंट में उसे एक दृश्य दिखा था। उसे पहले से पता चल गया था कि वहां क्या होने वाला है, और उसने उस बच्चे से कॉइन ले लिया था और डांस फ्लोर टूटने के पहले सबको वहां से भगा दिया था और हर कोई बच गया था। पर मौत को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। इतने सालों में उस दिन वहां जो भी इंसान था, एक एक करके वो वैसे ही मरा है जैसे उन्हें उस दिन मरना था। और अब अंत में हमारा परिवार बचा है। 20 सालों तक मैंने मौत को खुद से बचा के रखा हुआ है, पर वो हमारे परिवार के लिए जरूर आएगा। स्टेफनी को उसकी बात का बिल्कुल भरोसा नहीं होता। वो उसे एक डायरी दिखाती है जिसमें किन किन तरीकों से पहले के सभी परिवार की मौत हुई है और किन किन तरीकों से उनकी मौत हो सकती है, ये लिखा हुआ होता है। स्टेफनी फिर भी नहीं मानती और वहां से जाने लगती है। आइरिस कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं इस घर के बाहर कदम रखूंगी और तुम्हें यकीन हो जाएगा। वो बाहर आती है और तभी एक फायर एक्सटिंग्विशर टूट के गिर जाता है और एक नुकीली रॉड से उसके मुंह के बीच से उसे चीरते हुए चला जाता है। उसकी मौत बिल्कुल वैसे ही होती है जैसी होनी थी। स्टेफनी डर के वो डायरी लेके वहां से चली जाती है।
वो पूरा परिवार इकट्ठा करती है और उन्हें ये बात बताती है और कहती है क्योंकि अब आयरिस मर चुकी है, अब एक एक करके हम सब भी मरने वाले हैं। कोई उसकी बात नहीं मानता। आयरिस बताती है कि पहला नंबर उसके अंकल हावर्ड का होगा क्योंकि वो उनके बाद सबसे बड़े हैं, फिर उनके बड़े बेटे एरिक, फिर बॉबी और ऐसे करके सबका। कोई नहीं मानता। फिर वो सब एक बारबेक्यू पार्टी कर रहे होते हैं। कई सालों बाद नानी की खबर सुन के स्टेफनी की माँ भी आई होती है। तभी एक वैक्यूम क्लीनर गिरता है। वो एक घास कटने की मशीन पे गिरता है। वैक्यूम के तार से अंकल हावर्ड नीचे गिरते हैं और घास कटने की ब्लेड उनके ऊपर चल जाती है और उनकी मौत हो जाती है। परिवार का हर सदस्य सदमे में होता है, पर वो स्टेफनी की बात अभी भी नहीं मानते और इसे एक संयोग का नाम देते हैं। अगले दिन एरिक अपने टैटू पार्लर में बैठा होता है। टैटू पार्लर में आग लग जाती है, पर एरिक बच जाता है। स्टेफनी को समझ नहीं आता ये कैसे हुआ। स्टेफनी एरिक के पीछे पीछे घूमती रहती है और उसे बचाती रहती है। तभी उसकी बहन जॉगिंग पे जा रही होती है। वो एक कचरा उठाने वाली गाड़ी में फंस के गाड़ी के अंदर गिर जाती है और धीरे धीरे वो कचरा गाड़ी में दबता रहता है। वो लोग ड्राइवर को गाड़ी रोकने को बोलते हैं, पर उसने हेडफोन लगाया होता है। स्टेफनी जैसे तैसे कचरे की गाड़ी के ऊपर के हिस्से तक पहुंच के उसकी कजन को अपना हाथ देती है, पर तभी कचरा पूरी तरह से दब जाता है और उसकी कजन की भी उसमें दब के मौत हो जाती है। अब परिवार के सभी लोग मान जाते हैं कि स्टेफनी सच कह रही है। वो बताती है कि अगला नंबर बॉबी का है। वो कहती है आयरिस की डायरी में किसी ऐसे का भी जिक्र है जिसने मौत को हराया हुआ है। हमें उससे मिलना चाहिए। वो हॉस्पिटल में काम करता है। वो वही बच्चा होता है जो उस दिन आयरिस के साथ था। जेबी उन्हें बताता है कि अगर एक बार तुम्हारी मौत किसी कारण से हो जाए और तुम उससे बच के वापस आ जाओ तो साइकिल टूट जाएगी, पर अगर तुम इस चीज में फेल हुए तो मौत से जो खेलेगा उसे काफी महंगा पड़ सकता है। अब वो सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। उसका भाई एरिक उसे कहता है कि उसे मूंगफली से जानलेवा एलर्जी है, तो क्यों ना वो मूंगफली खा ले और मर जाए और हॉस्पिटल में उसे बचा लिया जाएगा। एरिक उसे मूंगफली की चॉकलेट लाके देता है। चॉकलेट की मशीन अटक जाती है तो एरिक उसे बार बार धक्का देता है जिसकी वजह से कांच पे क्रैक आ जाता है। वो उसे चॉकलेट निकाल के देता है। बॉबी उसे ऑपोजिट रूम में घुस के चॉकलेट खाने लगता है। तभी एमआरआई की मशीन ऑन हो जाती है, पर कुछ होता नहीं। वो आराम से चॉकलेट खाता है। फिर एरिक रूम में आता है। बॉबी की सांस रुकने लगती है। सांस रुकने की वजह से वो मशीन के किसी बटन पे मुक्का मार देता है और मशीन पूरी तरह से ऑन हो जाती है। एरिक ने अपने शरीर में हर जगह बालियां पहनी होती है। एक एक करके उसकी सारी बाली मशीन की तरफ शरीर से खिंच खिंच के जाती है। फिर पीछे एक व्हील चेयर होता है, वो भी मशीन की तरफ खिंचता है और एरिक उसके सामने होने की वजह से व्हील चेयर के साथ साथ मशीन में घुस जाता है और उसकी डरावनी मौत हो जाती है। यहाँ एक नर्स देखती है कि सभी मेटल की चीजें एमआरआई मशीन वाले रूम की तरफ खिंच रही होती है। वो रूम खोलती है। वो एरिक को देख के डर जाती है। बॉबी खुद को एरिक के हाथ से लेके इंसुलिन लगा लेता है और वो ठीक हो जाता है। पर जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसके ऑपोजिट के चॉकलेट वाली मशीन के कांच पे जो क्रैक आया होता है वो एमआरआई मशीन की पावर से टूटता है और उसके अंदर का एक नुकीला लोहे का स्प्रिंग बॉबी के दिमाग के बीचों बीच घुस जाता है। एरिक को मौत से खेलना सच में महंगा पड़ जाता है। अब स्टेफनी, उसका भाई और उसकी माँ बचे होते हैं। उन्हें याद आता है कि नानी के घर के अंदर मौत नहीं घुस सकती, तो वो वहां स्टेफनी की माँ के वैनिटी बस में भागते हैं। वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुसते हैं। अंदर गैस लीक हो रहा होता है। उसकी माँ अंदर घुसते ही समझ जाती है और बाहर निकलती है, पर पूरे घर में ब्लास्ट हो जाता है और उसकी माँ पूरी तरह से घायल हो जाती है। यहाँ स्टेफनी की सीट बेल्ट नहीं खुलती और ब्लास्ट की वजह से वो वैन पानी में गिर जाता है। उसका भाई जैसे तैसे उसे बचाता है। जब उसे होश आता है, वो बताता है कि उसकी माँ को उसने बचा लिया था और मौत से बच जाने की वजह से साइकिल ब्रेक हो चुका है। सभी बहुत खुश होते हैं। फिर वो एक जगह पे जाते हैं जहां उन्हें जेबी मिलता है। वो बताते हैं तो जेबी कहता है कि टेक्निकली उसने माँ को मौत से नहीं बचाया। मौत तब होती है जब उसकी सांसें बंद होती, पर उसकी माँ की सांसें चल रही थी, वो मौत नहीं होती है। तभी एक बूढ़ी औरत के पर्स से एक कॉइन गिरता है। वो कॉइन जाके पास के एक रेलवे ट्रक में फंस जाता है। आती हुई ट्रेन पटरी से उतर के भीड़ की तरफ आने लगती है और सभी लोग मर जाते हैं। स्टेफनी और उसका भाई अभी भी भाग रहे होते हैं। पहले तो ट्रेन रुकती है, फिर थोड़ी देर के बाद अचानक से फिर से चलती है और एक खंबा स्टेफनी पे गिरता है और एक उसके भाई पे, और दोनों की मौत हो जाती है। इस तरह से मौत कैम्पबेल परिवार से अपना वर्षों पुराना बदला ले लेता है। मुझे तो मूवी 10 on 10 लगी। इसे देखने के बाद मैं तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहती और कॉइन्स तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहती। आपको कैसी लगी मूवी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्दी मिलते हैं किसी और मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।